उत्तर प्रदेश के हाथरस में है इस वक्त हम लोग। ये इलाका 2020 में एक दलित युवती के साथ कथित तौर पर गैंगरेप और उसके कत्ल के बाद पूरे मीडिया में छा गया था। इस इलाके में तमाम बड़े बड़े नेता आए थे, लेकिन अब कोई आता नहीं है। तमाम लोग यहाँ पर जो खड़े हैं वो इसी बात को बताते हैं कि सब इस इलाके को भूल चुके हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं। क्या नाम है साहब आपका? राजेंद्र शर्मा। शर्मा जी, 2020 के बाद से कितने नेता आए यहाँ पे? कोई ना नेता दिखाई दे, कोई नेता ना दिखाई दे। अभी आप वोट करने जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे? हाथरस के बारे में क्या ये बेरोजगारी, जो बालक बेरोजगार बहुत दूर लो है। जब बात बच्चा की तरफ कोई ध्यान ना। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो बच्चा ना है तही पर, और गांव में तो बच्चा बहुत है। कितने गांव में कितने बच्चे बेरोजगार हैं? 85 बच्चा घूम रहे हैं हमारे गांव में, पढ़े लिखे बच्चा। हाँ, कॉलेज पढ़े लिखे ग्रेजुएट बच्चा घूम रहे हैं। ये मुद्दा रहेगा आपका, वोट डालने जाएंगे? हाँ, केवल बेरोजगारी कोई मुद्दा है। आपका क्या नाम है भाई? प्रेम प्रकाश। क्या करते हैं आप? ये बिजली विभाग में काम करता है। अच्छा, तो आप क्या पिछले 4 साल में सबने हाथरस हाथरस खूब किया, अब हाथरस पता है किसी को कहाँ है? किसी को नहीं पता। और जो हमारे यहाँ जो विभागीय हैं कर्मचारी संविदा पर, उनके लिए तो कोई ध्यान नहीं है किसी भी सरकार का। कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उसको 2-4 दिन नॉलेज में रखा जाता है, उसके बाद कोई ध्यान नहीं। तो सरकार को न तो यहाँ कोई नेता आता है, न संसद, न विधायक, कोई कुछ नहीं सोचता है जनता के बारे में। क्या नाम है साहब आपका? सुरेश कुमार। क्या 4 साल में आपने कोई नेता देखा वापस आते हुए? कोई नहीं आता है, आते हैं चले जाते हैं। अब आएंगे चुनाव पे, हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला है। न सड़क की है, न पानी की, न बिजली की है, न समस्या कुछ भी नहीं। कहने को हाथरस दिल्ली के काफी पास है, 3.5 घंटे लगते हैं पहुंचने में। क्या विकास की दर दिल्ली के आसपास पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है, कुछ भी नहीं है। सब बेकार है, जो को तो बेकार, सब कोई कुछ नहीं करता है। स्कूल है यहाँ पे बढ़िया स्कूल सरकारी? कोई नहीं है। कॉलेज, अस्पताल? अस्पताल वही छोटे मोटे अस्पताल है, 4-4, 10-10, 20 इलाज कराने कहाँ जाते हैं फिर? हाथरस ही जाते। अच्छा, बड़ा अस्पताल जहाँ किसी को एडमिट कराना हो कुछ भी? अलीगढ़ है, आगरा है बस। अलीगढ़ जो मेडिकल कॉलेज? हाँ, अलीगढ़ आगरा है, यहाँ कोई नहीं है। अभी वोट डालने जाएंगे जब तीसरे चरण में जब होगा, तो क्या सोच के जाएंगे? अब जो मन में होगी सोचेंगे, उसी को देंगे भाई। भला तो कोई नहीं करता है। अब तो आए, वोट मिल गई और छुट्टी है सांसद है, कोई कछु है अपने घरे आराम से एसी नंबर है। जनता मर गई कह के सुने की छुट्टी कछु ना थी काउ केला। ये ब्रज की भाषा है जो मुस्कुराहट के साथ लोगों के मुंह से यहाँ निकल रही है। क्या नाम है साहब आपका? विजेंद्र मोहन दीक्षित। दीक्षित साहब, ये बताइए, वही सब सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा, बट ये बताइए कि आपका जो इलाका है ये अचानक से 4 साल बाद ये गुमनाम कैसे हो गया? कोई जानता? पहले तो लोग बहुत जान रहे थे, अब कोई जानता है? कोई आता है, पूछता है? रिजर्वेशन से हो गए साहब, दोनों सीट रिजर्व हो गई, लोकसभा भी और विधानसभा भी। तो उसी से आदमी ने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है। और आया थे तो प्रत्याशी आते हैं सब बाहर से, आयातित आते हैं सब बाहर से। हाँ, अभी विधानसभा के आए तो कोई आगरा से, कोई कहीं से, लोकल तो है ही नहीं है, या तो कहाँ से हो। अब ये दोनों प्रत्याशी, एक सहारनपुर का है और एक अलीगढ़ का है। अच्छा, हाथरस का कोई प्रत्याशी नहीं है, सब बाहर। तो प्रत्याशी नहीं है हाथरस में, तो हाथरस का काम कहाँ से होगा? काम कुछ हुआ है पिछले 5-7 साल में, 10 साल में? काम तो कुछ नहीं है, हवाई बात ज्यादा है, धरातल पे तो कुछ नहीं है भाई। धरातल पे तो जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, छुट्टा पशुओं का वो है, किसान परेशान है, पैसे बढ़ा दिए वहाँ दे देते हैं, तो वहाँ खाद कम कर दिया, महंगाई बहुत है, महंगाई पे कोई अंकुश नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा चलता है, हिंदू। हाथरस में क्या आपको लगता है कि चीजें होनी चाहिए थी, अभी तक नहीं हुई? मैंने देखा कि आगरा के जो हाईवे से मैं उतर के आया, रास्ता बड़ा छोटा है, बहुत टाइम लगा आने में। कभी इस बारे में बातचीत की आपने, जो इतने जनप्रतिनिधि चुने हैं आप लोगों ने? अभी जैसे बाईपास बन रही है दोनों, अब खंदौली पे जाम लगता है, सादाबाद पे लगता है, तो जाम की समस्या उधर टेढ़ी बगिया पे लगता है आगरा में। तो 3-4 पॉइंट उधर सास नहीं है, जो 4-5 पॉइंट ऐसे हैं कि कभी खाली नहीं मिलते हैं। किसी न किसी जगह पे जाम मिलेगा, घंटा आध घंटा निकल जाता है। 4-5 पॉइंट बहुत है। अब बाईपास जैसे सुना है बन रहा है, तो शायद कुछ समाधान हो। शायद कुछ समाधान उसके बारे में मतलब बातचीत हुई है कभी? जनप्रतिनिधि वगैरह कभी कोई नहीं जनप्रतिनिधि आता है, न कोई सुनता है, न कोई आता है। वोट के टाइम पे आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता है। मतलब 5-5 साल में एक बार? हाँ,
वो भी आयातित आते हैं तो उनका कोई परिचय नहीं होता है। अब कोई प्रोग्राम है या कोई मीटिंग सीटिंग है तो आ गए, उसके बाद फिर अपने घर चले गए। यहाँ उसका रेजिडेंस है नहीं है किसी का भी। रेजिडेंस हो तो आदमी रुकेगा तो उसके जाएंगे, उसके पास समस्या बताएंगे। जब कोई उसका रेजिडेंस ही नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे? घर चले जाते हैं दूसरे जिले, आगरा चले गए, कोई अलीगढ़, कोई कहीं ऐसे। तो बाहर के प्रत्याशी हैं सभी और प्रतिनिधि भी सब बाहर के हैं। अब विधायक आगरा का है, जब आई तो कहते मैं अपना घर बनवाऊंगी, यहीं पर रहूंगी। यहाँ नेता नहीं है क्या? ऐसे क्यों हो रहा है? नेता बहुत हैं पर सब ऊपर से ही आते हैं। नेता तो बहुत हैं पर सब पार्टी आयातित होते हैं। आयातित चल रहा है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? राजमोहन पांडे। पांडे जी, ये आयातित का आरोप लगा रहे हैं, क्या यही कारण है जो आप लोग इतने थोड़े से परेशान हैं रोड और इसकी समस्या से? बीजेपी से तो सभी परेशान हैं। ऐसा कौन सा सुखी है कोई बता दे को? आज तक हम सब प्रसन्न हैं। प्रसन्न होंगे तो वो दलाल होंगे, बाकी तो कोई प्रसन्न है ना सब। गरीब आदमी तो भैंसू परेशान है और भैंसू परेशान है। हाथरस में जो ये कांड हुआ था 2020 वाला, उसके बाद से क्या परिवर्तन हो गया पूरे समाज में, पूरे हाथरस में? जिस तरीके से हाथरस का नाम हुआ, बदनामी के तौर पे नाम हुआ और तमाम आरोप लगे, तमाम विपक्ष के नेता आकर के बोले हाथरस कांड, उसके बाद से क्या हुआ? सबसे पहले तो बात यह है साहब, यहाँ कोई स्थानीय नेता यहाँ कोई नहीं, टिकट नहीं दी जाती है। सब बाहर के लोग आते हैं और बाहर के लोग आते हैं, जीत के चले जाते हैं। न कोई आता है, न झांकता है, न देखता है, न पूछता है। रेजिडेंस किसी का होता नहीं है, सब अपने अपने जिलों में चले जाते हैं, बाकी कोई पूछता नहीं यहाँ करके। यहाँ स्थानीय कोई नेता हो तो उसके पास पब्लिक जाए, अपनी समस्या बताए, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। क्या समस्या ऐसी सबसे बड़ी समस्या हाथरस की आपको अगर बताऊं मैं, 3 आपसे पूछना चाहूं, 3 समस्या ऐसी बताई जो सबसे बड़ी हो, जो आप हमारे माध्यम से बताएं कि भाई इस समस्या का निराकरण होना जरूरी है, इसीलिए लोग जाएंगे वोट डालने इन समस्याओं को? हाथरस शहर की सबसे बड़ी समस्या तो जाम की है साहब, बहुत बड़ी समस्या। और अंदर शहर में चले जाइए तो उसमें दिन और रात जाम सा लगा रहता है। कभी जाम की समस्या तो कभी हाथरस की पूरी हुई ही नहीं। और यहाँ कोई स्थानीय नेता बढ़िया कोई हो, यहाँ सांसद हो या तो कम से कम समस्या को सुने, कोई नहीं सुनने वाला नहीं है। कोई बढ़िया मेडिकल नहीं है यहाँ पर, अस्पताल की भी कोई ज्यादा विशेष सुविधा नहीं है। तुम्हारा बांग्ला हॉस्पिटल है, यहाँ भी कोई ज्यादा विशेष डॉक्टर नहीं रहते, यहाँ पर नहीं कोई सुविधा नहीं मिलती। हाँ, पानी निकासी सबसे ड्रेनेज व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है यहाँ की, पानी कोई निकासी नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर ये पानी की। बरसातों के दिनों में हाथरस पूरे शहर में पानी भर जाता है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है। कब ठीक हुआ था, कुछ याद है? शुरुआत 45 साल पुराना है, 45 साल पुराना। 45-50 साल, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे कि हमने प्रस्ताव भेज दिया है, उसके बाद काम शुरू करवाएंगे। ड्रेनेज पुरानी है तो पानी थोड़ा भी बरसात हो जाए तुरंत पानी भर जाता है, कोई नहीं है। पानी की, जाम की और चिकित्सा शिक्षा की, ये असुविधा ज्यादा है। मुख्य 3 ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के लोग वोट डालने के लिए जाएंगे, ये अभी ये लोग बोल रहे हैं। आप में से कौन, आपका क्या नाम है भाई साहब? शीलेंद्र उपाध्याय जी, यहाँ पर पिछले 4 साल में आपके गांव का नाम बहुत हो गया, हाथरस का बहुत भयंकर नाम था। अभी क्या नाम है, कौन आता है, कौन पूछता है, ये बताएं। नाम तो हाथरस का गुमनाम हो गया साहब, क्योंकि यहाँ पे कोई नेता ही नहीं है स्थायी। सुने हींग बहुत अच्छी मिलती है यहाँ। हींग की खुशबू गायब हो गई, क्योंकि आयात निर्यात ही नहीं हो रहा है यहाँ से। रेलवे की सुविधा नहीं है यहाँ से, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ पे। ये सुविधाएं होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें देखिए आप जाके, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों में गड्ढे हुए पड़े हैं साहब। नल जल के तहत जो सरकार कह रही थी कि हम इतने नल लगवाएंगे, इतने वाहन लगवा दिए। आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो नल की सुविधा नहीं है। पानी की समस्या से आम आदमी जूझ रहा है। सबसे ज्यादा छुट्टा पशुओं से परेशान है आदमी। कोई भी फसल कर लो आप, फसल नहीं होती है। सरकार ने कहा था कि 10 मार्च को हमारी सरकार बनते ही हम गौशालाएं बनवाएंगे, लेकिन कहीं पे भी कोई गौशाला नहीं बनी साहब। डिस्ट्रिक्ट हाथरस में कोई गौशाला नहीं बनी हमारे में। बेरोजगारी चरम सीमा पे, नौकरियां है नहीं। जितने पेपर आते हैं वो सब लीक हो जाते हैं, जितने भी पेपर आते हैं सब लीक हो जाते हैं। नेता आते हैं बाहर से, फॉर्च्यूनर में बैठ के आते हैं आगरा से हाथरस, हाथरस में हाथ हिलाया वो वापस फिर आगरा चले जाते हैं। चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे आपके विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई किसी भी प्रकार का ध्यान हाथरस पर नहीं। किसी भी पार्टी से जीते, किसी भी पार्टी से हो, लेकिन यहाँ साहब कोई ध्यान देने वाला नहीं है हाथरस का। आपने भी देखा होगा हाथरस की सड़कें,
कितनी अच्छी पड़ी हैं। बहुत ट्रैफिक है, बहुत जाम लगता है। जाम भी है साहब, सड़कें भी खराब पड़ी हुई हैं। जल नल के तहत जो योजनाओं के तहत सड़कें खुदी आज तक ना गांव के खरंजा पूरे हुए, चाहे वो प्रधान ने नहीं करवाए या किसी ने नहीं करवाए, सड़कें केवल खुदी की खुदी पड़ी हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है साहब। बस केवल धर्म के नाम पे साहब जब चल रहा है, अब धर्म के नाम पे कब तक चलेगा साहब। आदमी की आम समस्याएं तो हैं, ये आम समस्याएं हैं यहाँ पर। आप बताइए भाई साहब, आप पत्रकार हैं, क्या यहाँ पर मूलभूत समस्याएं हैं जो इस बार जो तीसरे चरण में मतदान है उसमें मतदाताओं के दिमाग में रहेंगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी। जैसे कि हमारे हाथरस का जो बागला हॉस्पिटल जिले का हॉस्पिटल है और वो हॉस्पिटल रेफर सेंटर है। अगर कोई छोटा सा भी एक्सीडेंट हो जाता है और छोटा सा फ्रैक्चर होता है तो या तो उसे प्राइवेट में ले जाएं, प्राइवेट में भी इतनी भी अच्छी सुविधा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, उसे रेफर कर दिया जाता है। और उसमें देखिए, जैसे अभी यहाँ देख सकते हो, अगर बारिश होती है तो दुकानों के अंदर पानी जाता है, दुकानों के अंदर पानी जा रहा है। गांव में आप जाइए, बिजली की भी समस्या बनी हुई है, जर्जर हालत में लाइन बनी हुई है। हमारे नजदीक में कई गांव ऐसे हैं जो हादसा भी हो चुके हैं और बच्चों की जान भी जा चुकी है बिजली की वजह से। अब हाईवे पे लाइन क्रॉस हो रही है, उनके अंदर कोई जाल नहीं लगा हुआ है, लेकिन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है, जिनकी वजह से एक अभी कुछ दिन पहले, करीब 2 महीने पहले, इसी हाईवे पे एक कंटेनर में आग लग गई थी। उसमें भगवान का शुक्र है कि ड्राइवर कंडक्टर बच गए थे, लेकिन शासन प्रशासन जो भी है कोई इन चीजों पे ध्यान नहीं देता है। छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बहुत सी समस्या बनी हुई है। आप जाइए, इस गांव की समस्या उठा लीजिए, इस गांव में 90%, इस गांव की नहीं पूरे जिले की बता रहा हूँ, कम से कम 90% नल खराब पड़े हुए हैं, जिन्हें अगर प्रधान से कहा जाता है तो प्रधान कहता है हमारे खाते में बजट नहीं है, सेक्रेटरी से कहा जाता है मान की गवर्नमेंट ने बजट ही नहीं डाला। क्या नाम बताया आपने अपना? विजय उपाध्याय। विजय उपाध्याय। आप पत्रकार हैं साहब, जो ये लोग कह रहे हैं कि 4 साल पहले बहुत बदनामी में नाम हुआ हाथरस का, उसके बाद से कोई पूछने वाला नहीं आया दोबारा, क्या वाकई में ऐसा है? यहाँ तो नेताओं का तांता लगा था, मैं भी आया था यहाँ पे जब ये हुई थी घटना, एक से बड़े एक नेता आए थे यहाँ पे, अब क्या स्थिति है? जैसा कि मैं आप नेता की बात कर रहे हो, अगर बात करते हैं हाथरस में तो जमीनी स्तर से एक छोटे से लेकर बड़े तक के लिए एक अब तो नहीं रहे हमारे बीच में रामवीर उपाध्याय जी, जो हाथरस की शान थे और हाथरस के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात तो यह कि उन्होंने जिला बनवा दिया हाथरस को। उसके बाद में यहाँ से नेता नगरी खत्म हो गई, कोई ऐसा नेता नहीं है जो पब्लिक की सुनने वाला हो। पब्लिक पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, आप जाके देख सकते हो, चाहे वो राशन को लेके हो या बिजली को लेके हो। अगर 5,000 रुपए भी किसी के पास में हो जाते हैं बिल के, तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, उस पर FIR कर दी जाती है और गवर्नमेंट कहती है कि निजी नलकूपों को हमने माफ कर दिया। आज भी मैसेज देख सकते हैं, इतने किसान खड़े हुए हैं, सब पर मैसेज आ रहा है बाकायदा। जब गवर्नमेंट ने नलकूप को फ्री कर दिया है, कैसे आ रहे हैं मैसेज? ये तो गवर्नमेंट आप जवाब देगी। फिर मैसेज आ रहे हैं? मैसेज आ रहे हैं, हम आपको चेक करा सकते हैं, इसमें मैसेज आ रहा है। देखिए, मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ कि आपके पास में निजी नलकूप वाला, और सबके पास में आ रहा है, एक मेरे पास ही नहीं आ रहा है, सबके पास में मैसेज आ रहा है कि आपके जो ट्यूबवेल का कनेक्शन है इतना बिल हो गया है, आप इसे भर दिया जाए वरना हम इस कनेक्शन को काट देंगे। ये ट्यूबवेल बोल करके लिख करके आ रहा है? हाँ, निजी नलकूप ऐसा सबका ऑनलाइन हो गया है, मैसेज आता है। जब हम मैसेज भर देते हैं, अपना बिल भरते हैं, तो उसका भी मैसेज आता है कि आपका बिल भर चुका है, और नहीं भरते तो फिर उसका आता है कि इतना ड्यू चल रहा है आपके पास में। तो आप किसी भी जो सब किसान खड़े हुए हैं, किसी से पूछ लीजिए, सबके पास में यही हालत है। जब आपने बिल फ्री कर दिया तो फिर मैसेज क्यों आ रहा है सरकार की तरफ से? ये सब बातें क्या ऐसा है क्या कि एक छोटी जगह होने से और जनप्रतिनिधियों की, जैसे आप कह रहे हैं, लोकल जनप्रतिनिधियों की कमी होने से ये बातें ऊपर तक नहीं पहुंच पाती हैं, सत्ता तक ये बातें पहुंचने में दिक्कत होती है? देखिए, सत्ता तक पहुंचने में राजनीतिक लोग तो अपना मजा लेते हैं, आप जानते हो। इसमें कहीं ना कहीं हमारे मीडिया का भी रोल रहता है, हमारे मीडिया का ये रोल रहता है। कभी पब्लिक में आप जाते हो तो लोग उन्हें दलाल भी बोल देते हैं, गोदी मीडिया बोल देते हैं। इसका हल क्यों है? अगर विपक्ष से सवाल पूछा जाएगा तो सत्ता पक्ष से क्या पूछेंगे हम? भाई, विपक्ष में कांग्रेस है, यानी पे कोई भी पार्टी है, हम उससे तो पूछ नहीं सकते हैं। भाई, सत्ता जब हम चला रहे हैं तो जवाब हम ही देंगे। क्या कभी किसी पत्रकार ने गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से ये पूछा है कि आपने जो घोषणा पत्र जारी किए थे उस पर आपने क्या काम किया? कभी पूरा हुआ या नहीं हुआ? चलो ठीक है, मैं मानता हूँ पब्लिक का आपने 370 हटा दी, अगर उसमें भी आर्टिकल देखेंगे तो 370 A, B जो भी ऑप्शन है पूर्ण रूप से नहीं हटी हुई है। कश्मीर पंडितों पर दिखाया जाता, जातिवाद कितना फैलाया, कितने पंडितों को बसा दिया कश्मीर में, जाके बताइए। वहाँ इतना और हुआ कि जो पंडित थे
उन्हें पंडितों को वहां से पलायन कर गए और जातिवाद के धर्म के नाम पे उन्हें घुट घुट के जीना पड़ रहा है। क्या गृह मंत्री जी मणिपुर में गए, जम्मू कश्मीर में जाके पंडितों का हाल पूछा, या कितने पंडितों को बसा दिया वहां पे? आपने मूवी बनवा दी जम्मू कश्मीर पे कि पंडितों का नरसंहार हुआ, ये हुआ, वो हुआ। क्या कभी पब्लिक में गए हो? पब्लिक में आपने जाके देखा है? आपने घोषणा पत्र किया था। जो बीजेपी के अंदर आ जाता है, जो बीजेपी के अंदर आता है, वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाता है। आप हाथरस शहर में देखिए, बंदरों का आतंक। अभी देखा मैंने पीछे बंदर आकर के वो कुछ लेकर के भाग गया। ये बंदरों का इतना आतंक है जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग हमारा पशु के साथ बंदर भी है। गौवंश हैं, आवारा गौवंश से कई लोगों की, किसानों की जान ले चुके हैं। लेकिन सरकार सोई हुई है, उसे केवल हिंदू मुस्लिम। आप मुझे बताओ, किसी विपक्ष ने 370 का विरोध किया या किसी ने राम मंदिर का विरोध किया? आप राम मंदिर को 370 को बस गाते रहते हो, हर समय गाते रहते हो। ये पुजारियों का, संत महात्माओं का, ट्रस्टों का काम है मंदिर मस्जिद में जाना, लेकिन हमारा और आपका नहीं है। पब्लिक की भावना को ठेस पहुंचाना। तीन मुख्य चीजें जैसे मैंने सबसे पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ, चलिए मैं आपसे चार पूछ रहा हूँ। चार मुख्य चीजें जो हाथरस की जनता जो यहाँ पर है, वो जब वोट डालने जाएगी तो वो ये सोच के जाएगी कि ये चीजें हमें चाहिए और इसके लिए वोट करेगी। हाथरस की जनता एक 100 मीटर का टुकड़ा है जिसके लिए भूख हड़ताल करनी पड़ी थी लोगों को। शिक्षा के लिए अगर स्कूल में जाते हैं तो टीचर आपस में लड़ते हैं, उन्हें कहते हैं बच्चे पढ़ो या न पढ़ो। स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल में आप जाओगे तो वहाँ रेफर सेंटर है, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कुत्ते काटे का भी इंजेक्शन नहीं है। अभी बिजली के लिए आप जाते हो, बिजली के लिए जर्जर हालात में लाइन पड़ी हुई है। आप पानी के लिए जाते हो, एक मुद्दा नहीं, कई मुद्दे जिन्हें मैं आपको गिना सकता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा बेमनुष्यता का फैला दिया है। पहले हिंदू मुस्लिम, अब जातिवाद में बांट दिया गया। जातिवाद में क्या दिक्कत हुई है? क्यों? वो जो 2020 के जो कांड हुआ था उसके बाद से दिक्कत हुई है? नहीं, हालांकि ये हमारे यहाँ के जो लोग ऐसे हैं, जो इतने समझदार हैं कि जो जातिवाद पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन सरकार ने वो बीज बो दिया है कि ये ब्राह्मण, ये जाटव, ये ठाकुर, ये वैश्य, जातिवाद के आधार पर आपने देखा होगा कि गृह मंत्री जी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री एमपी में बनाया और भजन लाल शर्मा को राजस्थान में। क्या आप भी वहां जाते हो, देख रहे हो किस तरीके से वो गवर्नमेंट चला रहे हैं? जो घोषणा पत्र राजस्थान में, मध्य प्रदेश में की थी, क्या उसे पूरा कर रहे हैं वो लोग? और गृह मंत्री कहते हैं कि मानी वो तो एक जुमला था 15 लाख रुपए का, कहते हैं कि जुमला था। आप किसान, अभी किसानी बैकग्राउंड से आते हैं। किसानों की आय दूनी के लिए कहा था सरकार ने, क्या हमारी आय दूनी हुई? नहीं हुई साहब। यूरिया पे पैसा बढ़ा, यूरिया कम हो गया। डीएपी ब्लैक में बिकता है साहब। पिछले 4 सालों से डीएपी पे इतनी बड़ी ब्लैक खोरी हो रही है कि 1350 रुपए का डीएपी साहब 1800 रुपए कट्टा बिकता है। आलू के सीजन में डीएपी की आपूर्ति नहीं दे पाती है सरकार, यूरिया की आपूर्ति नहीं दे पाती है, किसान दर की ठोकरें खाता है। सहकारी समिति में यूरिया आता ही नहीं है। बताइए, दिल्ली से यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगता है? दिल्ली से यहाँ पहुँचने में लगता है साहब कम से कम 3.5-4 घंटे की दूरी दिल्ली से यहाँ तक है। दिल्ली की जो विकास की जो रफ्तार है, वो आप समझिए कि अगर कोई बुलेट ट्रेन है तो हाथरस में जो विकास की रफ्तार है वो यहाँ के निवासियों के अनुसार बैलगाड़ी के लगभग बराबर दिखती है। और अब जब चुनाव में ये लोग वोट डालने जाएंगे तो मुद्दे मैंने 3 गिनाए, 3 से 6 हुए, 6 से 12 और 12 से अब मुझे लग रहा है 18, 20, 25 न जाने, सबके जुबान पर कोई ना कोई ऐसा मुद्दा है जो वाकई में इनको एक हाथरस के, अब देखिए मैसेज भी दिख गया है यहाँ पर। ये बिजली का है, यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश का। ये किस चीज का है? ये निजी नलकूप ट्यूबवेल का है। तो वही है, अब 3 से शुरू हुआ था, 18 हो गए और न जाने अब कितने ऐसे और समस्याएं हैं जिसको लेकर के हाथरस एक जिला तो बना दिया गया, लेकिन सुविधा अब वैसी जिले जैसी यहाँ देखने को मिलती नहीं।